नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका इस खास प्रोग्राम में जहां बात होती है आपके हक़ की और कोशिश होती है कानून को जानने और समझने की। नए दौर ने बहुत तेज़ी से तरक्की की, लेकिन इस दौर में धोखा देने के मामलात में भी तेज़ी से इजाफा हुआ। चाहे मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट हो या फिर ऑनलाइन हमने देखा कि बहुत सारे धोखाधड़ी के मामलात सामने आए, या फिर किसी से शादी का झूठा वादा करके उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने और बाद में इनकार कर देना। इस तरह के मामलात के आने के बाद ये हम सब के लिए ज़रूरी हो जाता है कि ना सिर्फ अलर्ट रहें बल्कि उन कवानीन को भी जानें और समझें जिनके ज़रिए किसी मज़लूम औरत को इंसाफ मिल सकता है। अगर किसी के साथ कोई शख्स झूठा वादा करता है, नौकरी देने का कोई झांसा उसको देता है या कहीं बाहर ले जाने का, घुमाने का झांसा देने के बाद उससे कोई ताल्लुकात कायम करता है, तो फिर हमारे मुल्क के कानूनी निज़ाम में क्या प्रोविज़न है ऐसे लोगों की सज़ा के लिए। आज की इस पेशकश में हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे और समझेंगे इससे मुताल्लिक़ तमाम कवानीन को। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस मौजू से मुताल्लिक़ तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113-060। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। आज के इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं एडवोकेट प्राची प्रताप साहिबा और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट शांतनु सिंह। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले प्राची प्रताप से जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम प्रॉमिस टू मैरी की बात करते हैं, शादी का वादा, लेकिन अगर यही फॉल्स हो जाए, झूठा हो जाए, तो फिर किस तरह के मामला सामने आते हैं, ये मसला कितना पेचीदा है आज के इस दौर में, और इस पर अगर हम कवानीन की बात करें तो उस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं कि नए दौर के अंदर ये कितना अहम और पेचीदा मसला है और इसके ऊपर जागरूकता, इसके ऊपर बेदारी और हम सबका अलर्ट रहना कितना ज़रूरी हो जाता है। प्राची प्रताप। थैंक यू सो मच। आजकल हमने देखा है कि प्रॉमिस टू मैरी सेक्शन 69 में जो अब आगे कवर किया गया है बहुत ज़्यादा है। पहले भी था प्रॉमिस टू मैरी, मगर पहले क्या होता था कि ऐसा कोई सेक्शन था नहीं उसके लिए, तो केसेस जो रजिस्टर होते थे वो होते थे रेप में। मगर अब सेक्शन 69 आया है प्रॉमिस टू मैरी, और वो सिर्फ ये नहीं कि आपके किसी से रिलेशन है, आपने उनसे बोला कि आप उनसे शादी करेंगे, मगर अगर आपने उनको प्रॉमिस किया है कि आप उनको नौकरी में प्रमोशन दिलवाएंगे विद एट्सेट्रा, तो उसमें भी सेक्शन 69 के अंदर आते हैं। ये केसेस बहुत कॉमन अब ज़्यादा हो गए, बिकॉज पहली चीज़ हम देखेंगे कि अब औरतें भी ज़्यादा काम कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, सोसाइटी बदल गई है, इसलिए केसेस और लोगों को अपने हक़ का भी अंदाज़ा है, तो केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। हो सकता है पहले ऐसे रहे होंगे जो कम आते होंगे क्योंकि लोग बोल नहीं सकते, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था, मगर अब पता है तो केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ये केसेस सिर्फ आप आगे अगर डिस्कस करेंगे तो सिर्फ प्रॉमिस टू मैरी में नहीं आते हैं। अगर आप देखेंगे जो होता है कि झांसा दिया किसी को नौकरी का या किसी चीज़ का, तो वो कॉर्पोरेट से भी आते हैं पॉश के अंदर, वो केसेस बाद में तब्दील होते हैं 69 में। देखिए अहम मसला है कि ना सिर्फ ये कि दोस्तानी में या मिलने जुलने में किसी से ऐसा वादा कर लेना, घर परिवार में किसी के साथ इस तरीके से, आस पड़ोस में किसी से ऐसा वादा कर लेना, बल्कि कॉर्पोरेट के ऊपर भी जो रोशनी डाली है प्राची ने। इसी के साथ मैं शांतनु जी से भी जानना चाहूँगा कि वाकई कितना तेज़ी से ये मसला संगीन होता चला गया और अब कहाँ कहाँ हम देखते हैं कि इस तरह के ऐसे मामला तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नोमान जी, देखिए मामला पिछले काफ़ी दिनों से बढ़ रहे थे, स्पेशली पिछले 2 दशकों से ऐसे मामले लाइमलाइट में आ रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी रिसेंटली हम लोग पुराने क्रिमिनल कोड से नए क्रिमिनल कोड की तरफ शिफ्ट हुए हैं। पुराने क्रिमिनल एक्ट में सेक्शन 375 रेप का प्रोविज़न था, रेप का ऑफेंस था, उसमें पनिशमेंट प्रिस्क्राइब थी, और ऐसे ऑफेंसेस जहाँ पे कि किसी को झांसा देके फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे जी अगर किसी के साथ ऐसे इंटरकोर्स किया जाता है या सेक्सुअल रिलेशंस बनाए जाते हैं, तो उनको जनरली सेक्शन 90 अलॉन्ग विद सेक्शन 375, सेक्शन 90 पहले मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हुआ करता था, रेड विद 375 FIR 375 में दर्ज की जाती थी और प्रोसिक्यूशन होता था। नए एक्ट आने के बाद पिछले 2 दशकों में ये जो चेंज इन सर्कमस्टांस, चेंज इन टाइप ऑफ केसेस देखे गए, इसको मद्देनजर एक एक्सेप्शन कार्व आउट किया गया सेक्शन 69 के रूप में। BNX में सेक्शन 63 to 71 एक अम्ब्रेला है रेप को लेके, जहाँ पे रेप की पनिशमेंट एज के बेसिस पे उसकी ग्रेविटी के अनुसार उसकी पनिशमेंट, पुराने एक्ट में डेथ पेनल्टी किसी भी रेप के ऑफेंस के लिए नहीं थी, बट BNS में अगर एक पर्टिकुलर 12 ईयर्स से नीचे की किसी विक्टिम के साथ रेप किया जाता है तो उसमें डेथ पेनल्टी का भी अब प्रोविजन डाला गया है। इस पूरे अम्ब्रेला में सेक्शन 69 को एक एक्सेप्शन की तरह देखा जा रहा है।
सेक्शन 69 इज नॉट रेप, ये है सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ प्रॉमिस। इसमें फॉल्स प्रिटेक्स्ट भी हो सकता है, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी भी हो सकता है, और फॉल्स प्रिटेक्स्ट को एक्सप्लेन भी किया गया है क्या उसकी है सर? definition। मैं चाहूंगा कि उस पर भी आप रोशनी डालें कि आपने जिस तरीके से कहा कि उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसकी वजाहत की गई है, तो मैं चाहूंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, आप उस पर भी रोशनी डालें ताकि हमारे व्यूअर्स उसके बारे में भी जान सकें। सेक्शन 69 में एक एक्सप्लेनेशन में इसको समझाया गया है, उसमें सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी नहीं है, उसमें फॉल्स प्रॉमिस फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉल्स प्रॉमिस फॉर प्रमोशन, यहाँ तक कि रिलीजन को अगर छुपा के भी ऐसा कोई प्रॉमिस किया गया है तो उसको भी सेक्शन 69 के अम्ब्रेला में रखा गया है। सेक्शन 69 में एक चीज़ और गौरतलब होगी, चूंकि ये रेप की सजा नहीं है 69 में, तो 69 में मैक्सिमम पनिशमेंट इज अप टू 10 ईयर्स, जो इस पूरे अम्ब्रेला में सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ पनिशमेंट है। अगर कोई ऑफेंस रेप की कैटेगरी में फॉलो होता है तो 10 ईयर्स इज मिनिमम, बट अगर 69 में वो फॉलो हो रहा है, जिसको कि एक तरह से एक्सेप्शन की तरह कार्व आउट किया गया है, तो उसमें अप टू 10 ईयर्स इज द मैक्सिमम, यानी 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सज़ा हो सकती है। और अगर इसके ऊपर चलिए और भी हम अभी बातचीत करेंगे, जहां आपने जो कंडीशंस बताई, जितनी भी इसमें हमने बातचीत की, उसके साथ साथ क्या प्राची इसके अंदर ये भी होता है कि अगर कोई किसी को घुमाने या फॉरेन ले जाने का वादा करे और उसके बाद इस तरह के वादे के साथ उसके साथ कोई ताल्लुकात कायम करे, क्या वो भी 69 के अंदर ही कवर होगा? ऐसा झांसा अगर दिया जाएगा कि हमें घुमाने ले जाने वगैरह, मगर उसमें ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कोर्ट प्रोसीडिंग में कि वो प्रॉमिस टू मैरी था कि नहीं था, और वो केस टू केस बेसिस पे ही पता चलता है। क्योंकि हमें दो चीज़ देखनी है कि ये सिर्फ औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, ये आदमियों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि फॉल्स केसेस बढ़ते जा रहे थे, प्रेशर बढ़ता जा रहा था, अचानक से रेप केसेस इतने बढ़ गए थे। अब देखा जाए तो वो रेप केसेस जो फॉल्स आते थे वो अब 69 के परव्यू में आने लगे हैं। तो सिर्फ घुमाने ले जाना नहीं आएगा 69 में, उसमें ये देखा जाएगा कि घुमाने ले जाने के पीछे इंटेंट क्या था, उद्देश्य क्या था। आपने उनको किसी से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे से जिस रिश्ते में हूँ मैं शादी करूँगा, या आपने किसी को लालच दिया था कि मैं तुम्हारी जॉब में प्रमोशन करवाऊँगा, तुम मेरे साथ। इस तरह की चीज़ों को देख के, और ये भी देखा जाएगा कि जो औरत जो ये कंप्लेंट कर रही है उसमें एबिलिटी थी कि जानने की, वो ये सब समझ के रिश्ते में आई है कि उसको झांसा दिया गया है, झांसा दिया गया है, या ये सब कुछ समझ करके आई है। इन तमाम चीज़ों को साबित करना शांतनु जी किस तरह से मुमकिन होगा? क्योंकि अगर कोई लड़की किसी के साथ एक लंबे वक्त से एक रिलेशन में रह रही है और शायद वो इस वादे की बिना पर ही रह रही हो कि चलिए कुछ समय के बाद शायद वो दोनों आपस में शादी कर लेंगे, या उसका प्रमोशन हो जाएगा, या वाकई ही उसको नौकरी मिल जाएगी, तो कितने समय को किस तरह से वो अदालत में बयां कर सकती है, या किस तरह से वो शवाहिद या सबूत पेश कर सकती है कि उसके साथ ऐसा किया गया है? देखिए रमा जी, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सेक्शन 69 की जो हम बात कर रहे हैं फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे रेप की, देखिए ये सिर्फ एक कंसेंटिंग अडल्ट के साथ हो सकता है। अगर कोई लेडी माइनर है या कोई गर्ल है जो कि माइनर 18 ईयर्स के बिलो है, तो ऑब्वियसली कोई भी एक्सेप्शंस कहीं भी काम नहीं आएंगे। अगर उसके साथ कोई आप ऐसा रिलेशन बनाते हैं तो वो रेप के ही कैटेगरी में फॉल होता है। अगर हम 18 साल से ज़्यादा उम्र की लेडीज़ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जनरली दो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं जिनके बीच में किसी प्रकार का रिलेशन है, मे बी लव रिलेशन है, मे बी दोस्ती है, जो भी है, परंतु दो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो उसमें दो चीज़ें जो है देखने वाली होती हैं। क्या फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दैट रिलेशनशिप था जो कि बेसिस बना एक फिजिकल रिलेशनशिप के, या इट्स अ मियर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। देखिए ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, किसी ने शादी का आपसे वादा किया बट वो वादा बाद में पूरा नहीं हो पाया, फॉर कई सारे कारण हो सकते हैं उसमें, मान लीजिए परिवार वालों की रजामंदी नहीं थी शादी को लेके, तो उसको आप रेप ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। परंतु यदि उसकी नीयत बिल्कुल शुरुआत से ही ये थी कि मैं सिर्फ जिस्मानी संबंध बना रहा हूं एक झूठा वादा करके, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। देखिए किस तरह से ये प्रूव होगा, किस तरह से ये साबित होगा? क्योंकि बहुत सारे केसेस आपके पास, आप दोनों के पास इस तरह के केसेस आते हैं, तो एक लड़की किस तरह से ये साबित कर पाएगी कि ये शुरू से ही जो इसका इरादा था वो गलत था? देखिए नोमान जी, सेक्शन 69 को अगर हम थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो सेक्शन 69 कार्व आउट हुआ है रिसेंट कुछ जजमेंट्स के मद्देनज़र, जहाँ पे कि कोर्ट्स का ये मानना था कि जनरली अफेयर्स के फॉलोआउट से या जहाँ पे लव रिलेशंस खत्म हो रहे थे उनमें बिटरनेस के कारण से फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे FIRs ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च कराई जा रही थी। तो ये एक मिडिल वे निकाला गया है लेजिस्लेचर द्वारा, जहाँ पे कि दोनों पार्टीज़ को बचाने की कोशिश की गई है। इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि एवरी ब्रीच ऑफ प्रॉमिस इज़ नॉट कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ रेप। देखिए दो चीज़ें होती हैं, दो तरीके हैं जिनको कि मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। यदि किसी ने शादी का झांसा दिया है, इसको एक इलस्ट्रेशन के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए एक लेडी है जो पहले से ही शादीशुदा है,
तो जाहिर सी बात है कि कोई झांसे की बात ही नहीं है यहाँ पे, वो दो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में एक रिलेशनशिप बना है, तो उसमें फॉल्स प्रेटेक्स्ट ऑफ मैरिज हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पार्टी ऑलरेडी मैरिड है, दूसरे आदमी की नॉलेज में था, तो वहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता फॉल्स प्रेटेक्स्ट ऑफ मैरिज का। बट वहीं पे एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ दो अनमैरिड इंडिविजुअल्स हैं जो कि कई सालों से एक साथ रह रहे हैं, और फिर उसके बाद वो अलग हुए, और अलग होने के भी 2-2.5 साल के बाद एक FIR दर्ज कराई जाती है कि मेरे अगेंस्ट रेप किया गया है फॉल्स प्रेटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे। तो वो भी कहीं ना कहीं अगर आप ऑर्डिनरी पर्सपेक्टिव से भी देखें तो बहुत ज़्यादा आपको प्रूडेंट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक रिलेशनशिप जो 2 साल पहले खत्म हो गया था उसमें अब रेप के FIR दर्ज कराने का कोई मतलब नहीं निकलता। बट देखिए, इसमें 2 चीज़ें समझनी होंगी। जहां हम बात करते हैं रेप की, वहां पे प्रोसिक्यूट्रिक्स के स्टेटमेंट को गॉस्पेल ट्रूथ की तरह ट्रीट किया जाता है। उस स्टेटमेंट को ट्रायल में डिमोलिश करना जनरली डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज 376 के ऑफेंसेस जनरली बंद कमरे में होते हैं, वहाँ उन 2 लोगों के अलावा और कोई मौजूद नहीं होता, और एक आदमी उसमें से विक्टिम है और दूसरा अक्यूज्ड है। तो जनरली इन केसेस में अदर सर्कमवीनिंग सर्कमस्टांसेस को बहुत तवज्जो दी जाती है, और ये बर्डन डिस्चार्ज कर पाना एक अक्यूज के लिए मुश्किल तो है बट नामुमकिन नहीं है। लेकिन आपने जहाँ एक बात की कि अगर कोई शादीशुदा महिला है तो वहाँ पर मसला सिर्फ मर्जी का ही आ जाता है, उसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि कोई फॉल्स प्रॉमिस है। लेकिन अगर उस शादीशुदा महिला को कोई नौकरी देने का या फिर किसी दूसरे तरीके का कोई प्रलोभन या लालच दे रहे हैं, तो क्या वो फिर इस तरह के मामला भी 69 के अंदर ही कवर होंगे प्राची? एक्चुअली सर इज़ राइट, वो 69 में नहीं आएगा क्योंकि प्रॉमिस टू मैरी नहीं हो पाएगा उसमें। तो एंड जो आपने बोला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, और मैं ये सोचती हूँ कि बाद में हो सकता है कि कोई ऐसा जजमेंट आए इस बेसिस पे, क्योंकि ऐसे केसेस आएंगे। हमें ये भी तो जानना है कि जो भी हमारे पास नए सेक्शंस आते हैं, नए कानून आते हैं, उसके बाद उनका इंटरप्रिटेशन होता है जब केसेस आते हैं उसमें। और जो अभी डिस्कस किया, एक अभी रिसेंट जजमेंट था केरला हाई कोर्ट का, उसमें भी ये था, एक औरत थी, उसने प्रॉमिस टू मैरी में FIR करवाया 69 में। तो हाई कोर्ट ने उसको इसलिए एक्सपंज कर दिया कि जब आप शादीशुदा हैं तो फिर आपको कोई प्रॉमिस टू मैरी में झांसा कैसे दे सकता है। जी, लेकिन छात्रों अगर वो शादी का झांसा नहीं है, नौकरी का झांसा है, ये किसी और तरीके का कोई झांसा है, तो क्या वो भी 69 के अंदर ही होगा शांतनु? जी नोमान जी, सेक्शन 69 में बड़ा कैटेगोरी बताया गया है कि सिर्फ शादी का ही झांसा नहीं, डिसीटफुल मीन्स फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रमोशन, एम्प्लॉयमेंट और टू द एक्सटेंट ऑफ रिलीजन। आपने देखा होगा बीच में काफ़ी वारदात ऐसी आ रही थी जहाँ पे कि लोग अपना मजहब बदल के किसी को जो है शादी का झांसा देके और फिर उसे जिस्मानी संबंध बना रहे थे, उनको भी सेक्शन 69 में अब कवर किया गया है एक्सप्रेसली। यानी अगर कोई अपना मजहब छुपा करके और झांसा देता है किसी को, तो उसको भी हम इसी में हम गिनते हैं, और इस तरह के मामला तो वो भी 69 के अंदर में आते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ 69 की ही अगर हम बात करते हैं, तो इसके आने के बाद क्या जो मामले रेप की कैटेगरी के तहत अदालतों में बढ़ते थे, क्या वो मामला अब जो हैं वो 69 के तहत आने के बाद उधर बर्डन हमारा कम हुआ है? जहाँ रेप के मामला के अंदर बहुत देर हो जाती थी, बहुत लंबा ट्रायल चलता था और उसके अंदर दिक्कतें आती थी, अब वो 69 में आकर के एक तय समय के अंदर हल हो रहे हैं, और उसके अंदर कुछ कहीं ना कहीं मीडिएशन का भी मसला जो है अगर हम देखते हैं वहाँ पर भी हल हो रहा है। शांतनु जी, देखिए नोमान जी, जो कोर्ट्स पहले पुराने IPC में 376 के मैटर्स के साथ डील कर रही थी, अब उन्हें ही सेक्शन 69 के लिए भी जो है मैटर्स उन्हीं के पास जा रहे हैं। नए एक्ट आने के बाद कोई स्पेशल कोर्ट्स कार्व आउट नहीं हुई हैं इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए, ये रूटीन कोर्ट्स में ही मैटर्स चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर FIR 69 में है तो उसका कोई बहुत आउट ऑफ द वे सेटलमेंट ट्रायल चलेगा, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। 69 को कार्व आउट, जैसा कि मैंने बताया, बेसिकली इस वजह से हुआ है क्योंकि एक डिस्टिंक्शन बनाना जरूरी था ब्रीच ऑफ प्रॉमिस और फॉल्स प्रोटेक्स्ट ऑफ मैरिज में। देखिए, 2 अलग अलग चीज़ें। पहले क्या था, 375 में कोई डिस्टिंक्शन नहीं था पुरानी IPC में। सेक्शन 90 और 375 की जब बात करते थे, सेक्शन 90 मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट था, मिसकंसेप्शन में ब्रीच ऑफ प्रॉमिस और फॉल्स प्रोटेक्ट दोनों आता था। बट पिछले 2 दशकों में, जैसा कि मैंने बताया, और एक लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, नईम अहमद वर्सेस स्टेट, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने वो जजमेंट ऑथर किया था, अक्विटल किया गया था वहाँ पे। इसमें अदालत ने इसमें बड़ा कैटेगोरिकली डिफाइन किया गया था कि एवरी ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कैन नॉट बी पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ फॉल्स प्रोटेक्ट ऑफ मैरिज। इसको एक एग्जांपल की तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक लड़का लड़की है, वो आपसी सहमति से एक रिलेशनशिप में है। इनिशियली लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, शादी के लिए जो है कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और उसके बाद उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं। बट सब्सिक्वेंटली लड़के के फॉर एग्जाम्पल घर वाले नहीं मानते हैं कि शादी कराने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फॉल्स प्रोटेक्ट ऑफ मैरिज में रेप नहीं है, इट्स अ सिंपली ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। उस लड़के की इंटेंशन स्टार्टिंग से ये नहीं थी कि मैं शादी का झांसा देके फिजिकल रिलेशंस बनाऊं। जब उसने वो प्रॉमिस किया था तब हो सकता है उसकी मर्जी रही हो शादी करने की, बट बाद में सरकमवीनिंग फैक्टर्स ऐसे आ गए कि वो प्रॉमिस फुलफिल करना पॉसिबल नहीं रहा, तो उसको आप फॉल्स प्रोटेक्ट ऑफ मैरिज की कैटेगरी में डाल के 376 में उसका प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते, और उस केस में अक्विट किया गया था।
क्या लड़का ये साबित कर सकता है कि कहीं भी उसकी जो मर्जी के अंदर या उसकी नीयत में कोई ख़राबी नहीं थी, उसके घर वालों की जो दखल की वजह से या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी शादी अगर नहीं हो पाती है, अगर ये लड़का कहीं साबित करने में कामयाब हो जाए तो क्या उसको कहीं राहत मिल सकती है इस तरह के केसेस में? आप दोनों से मेरा सवाल है। सबसे पहले शांतनु जी आपसे ओपिनियन चाहूँगा और उसके बाद प्राची जी से। जी नौमान जी, देखिए कोई दो मैटर्स एक जैसे नहीं होते। एवरी केस इज बेस्ड ऑन इट्स ओन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। बट हाँ, अगर हम इसको ओवरऑल व्यू ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करें तो अगर घर वालों की रजामंदी नहीं है, जनरली आप देखेंगे जब ऐसे मैटर्स में बेल एप्लीकेशंस कोर्ट्स में आती हैं तो जनरली मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कोर्ट का पहला सवाल डिफेंस काउंसिल से यही होता है कि क्या आपका क्लाइंट अभी भी शादी करने को तैयार है कि नहीं। जनरली एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर क्लाइंट्स, जनरली हम कोर्ट को जो है फ्रैंक ओपिनियन अपने क्लाइंट्स का बताते हैं और बताना भी चाहिए। जहाँ पे भी लड़का राजी है शादी करने के लिए, इवन आफ्टर दी FIR इज रजिस्टर्ड, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में एक दो मैटर्स ऐसे रहे हैं जहाँ पे कि लड़के के घर वालों को बुला के जजेस ने कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाई जब दोनों कंसेंटिंग एडल्ट्स एक दूसरे शादी करना चाहते हैं तो आपको शायद बीच में इसमें नहीं आना चाहिए। यानी मियाँ बीवी भी राजी और काजी भी राजी। काजी भी राजी। अभी सिर्फ परिवार वाले जो है उनको मनाने की तैयारी होती है। बिल्कुल। मगर पिछले कुछ दिनों में इसका मिसयूज़ भी नौमान जी काफ़ी देखने में आया है। जहाँ जहाँ भी रिलेशनशिप्स बिटर टोन पे एंड हुए हैं वहाँ देखने में ये भी आया कि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद भी FIR कराई जा रही है फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज। कितने समय के बाद तक ये FIR हो सकती है इस तरह के मामलात में? क्या कुछ इसकी हद भी मुकर्रर की गई है या एक लड़की कभी भी आकर के कितना ही समय क्यों ना हो जाए वो आकर के इल्ज़ाम लगा सकती है या इसको साबित कर सकती है? नौमान जी, पुराने CRPC में और नए BNSS में किसी भी क्रिमिनल एक्शन को इनिशिएट करने का एक लिमिटेशन है। बट जहाँ पे ऑफेंसेस हीनियस नेचर के होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, स्पेशली 376, 63, 64, 69 BNS के होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी डायरेक्टिव्स हैं जहाँ पे कि कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि पुलिस FIR रजिस्टर करेगी। उस स्टेज पे जनरली पुलिस FIR करने से कतराती नहीं है, वो FIR प्राथमिकी दर्ज कर ही लेती है। और जहाँ पे पुलिस प्राथमिकी नहीं दर्ज करती है वहाँ पे कोर्ट जनरली 156(3) में या अभी नए एक्ट में 175 में जो है FIR करने की डायरेक्शन जनरली दे दी जाती हैं। देखिए, हमें एक चीज़ समझना होगा, ये जो सेक्शन 63 BNS या मैं जो बात करूँ सेक्शन 63 to 71 BNS जो रेप का अम्ब्रेला है, वो इतनी उसकी ग्रेविटी उन ऑफेंसेस की इतनी हाई पेडेस्टल पे है कि जनरली जब भी इन धाराओं में FIR दर्ज होती है, देखने में ये आया है कि अक्यूज्ड को अरेस्ट कर ही लिया जाता है। तो हमें देखिए एज अ लीगल स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हमें एक बैलेंस बनाना है। प्रोसिक्यूट्रिक्स विक्टिम का एक राइट है, बट हमें उसी टाइम पे ये भी देखना है कि अक्यूज्ड के भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। और जनरली जहाँ पे ऐसे ऑफेंसेस आते हैं जहाँ पे फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे रेप के एलिगेशंस हैं, जनरली ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं वो लड़का लड़की एक रिलेशनशिप में थे। देखिए, हमें एक बात समझनी होगी, अगर फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज है तो आप राह चलते किसी को भी फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे प्रलोभन नहीं दे सकते। ऑब्वियसली कुछ जान पहचान होनी जरूरी है। एक मे नॉट बी लव रिलेशनशिप बट दे आर एब्सोल्युटली नोन टू ईच अदर। तो उन केसेस को हमें थोड़ा सा डेलिकेटली हैंडल करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जहाँ पे उसका यूज है वहाँ पे उसका दुरुपयोग तो हो ही रहा है। इस बात को जो है झुटलाया नहीं जा सकता। क्या अग्री करेंगी प्राची आप भी इससे कि कहीं ना कहीं इसका भी मिसयूज हो रहा है और एक लंबे समय के बाद में इस तरह के केसेस का FIR इस मामले में हो जानी, आप किस तरह से इसको देखती हैं? राइट, एब्सोल्युटली राइट, एग्री, बिकॉज मिसयूज़ तो बहुत हो रहा है। इनफैक्ट मिसयूज़ हुआ था तभी नए लॉज आए हैं, नया जो चेंजेस आए हैं वो हुआ है कि एक डिसेमिनेट कर दिया। क्योंकि हमें हो क्या रहा था, पहले सोचा जाता था इंडिया में रेप केसेस बढ़ गए, फिर ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इंडिया में रेप केसेस नहीं बढ़े, फॉल्स केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। तो अब जब ये कार्व किया गया तो इससे ये भी पता चल रहा है कि लोगों के रिश्ते बहुत लंबे समय के लिए होते थे और कभी कभी, जैसे सर ने भी बोला, जस्टिस पार्जीवाला का एक जजमेंट था केसरवानी वर्सेस स्टेट, उसमें था 4 साल के बाद FIR रजिस्टर करती है लड़की रिश्ता ख़त्म होने के। तो दैट वाज वन ऑफ द की पॉइंट्स जिस पे उन्होंने नोटिस किया ऑनरेबल जस्टिस ने कि 4 साल बाद आप FIR कर रहे हैं, मतलब आप उतने समय तक सोच रहे थे कि हाँ शायद ये रिश्ता चल जाए या मेरी शादी हो जाए या कुछ। तो इस तरह के जो हम लोग देखते हैं कि केसेस आ रहे हैं तो पता चलता है कि रिश्ते थे, लोग कंसेंशुअली साथ में रह रहे थे, उसके बाद बिटर हो गया तो छोड़ दिया, या नहीं बनी, या उनको लगा कि हमारा फ़ायदा नहीं है या हम किसी और के साथ हैं। क्योंकि हम ऐसे भी केसेस देख रहे हैं जहाँ पे 2 लोग पहले साथ में होते तो उसके बाद फिर एक उनमें से किसी और के साथ हो गया, या कोई अपनी एक बीवी को छोड़ के दूसरे को रख लिया। ऐसे भी जजमेंट्स अभी देखने में आया रिसेंटली 2025 में।
तो ये इस तरह के मामला जब तेज़ी से सामने आने लगे तो हमने देखा कि नए हमारे जो क्रिमिनल लॉज आए उसके अंदर बीएनएस के अंदर दफ़ा 69 को जब शामिल किया गया तो इस तरह के मामलात को उसमें देखा जाने लगा, उसका जायज़ा उसी की बुनियाद पर लिया गया। अभी भी इसके ताल्लुक़ से बहुत सारे अहम सवाल हैं जिन पर अभी गुफ्तगू होनी बाकी है, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद इसी मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के और भी ऐसे मामलात हैं, सिर्फ यही नहीं कि जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हैं। अगर किसी को मेंटल ट्रॉमा में ले जाया जा रहा है, यानी मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है, क्या वो भी इसमें शामिल है? और अगर किसी से किसी तरह की कोई जायदाद हड़प ली गई हो या उससे पैसे ले लिए गए हों और वादा वही हो, चाहे शादी का हो या झांसा दिया गया हो, तो उसमें भी क्या यही हमारी दफ़ा 69 काम करेगी या फिर हमें और भी कोई कवानीन के सहारे इसके अंदर मिल सकते हैं? इन तमाम मौज़ूआत को भी हम आज की इस पेशकश में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं इस पर भी एक सवाल ले लेता हूँ शांतनु जी से कि क्या सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना ही झूठे वादे की बुनियाद पर 69 के अंदर कवर होगा या हमने और भी इसके अंदर चीज़ें जो मैं अभी जिक्र कर रहा था वो भी इसके अंदर शामिल हो सकती हैं? शांतनु जी। नमा जी, सेक्शन 69 जो है सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रोटेक्स्ट ऑफ मैरिज और मिसकंसेप्शन पे है, और कोई भी तरह का जो आपको अगर कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपकी प्रॉपर्टी हड़पी जा रही है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जैसा कि मैंने बताया 63 to 71 बीएनएस का रेप का एक अम्ब्रेला बनाया गया है, तो इसमें ऑफेंसेस रेप और सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही रिलेटेड है। सेक्शन 69 एक्सेप्शन है, सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रोटेक्स्ट ऑफ मैरिज और मिसकंसेप्शन ऑफ फ्यू थिंग्स, वो फ्यू थिंग्स उसमें डिफाइंड है, जैसे एम्प्लॉयमेंट मैंने बताया, प्रमोशन है, या रिलीजन छुपा के किसी से किया जा रहा है तो उसको भी 69 में रखा गया है। सेंटेंस अप टू 10 ईयर्स है, वो हो सकता है एक डिबेटेबल टॉपिक हो कि कुछ लीनियंसी बढ़ती गई है, बट इन माय एक्सपीरियंस अप टू 10 ईयर्स। जब ये मानते हैं आप, जब वो रेप की कैटेगरी नहीं आती तो गालिबन इसकी वजह से भी हो सकता है कि 10 साल की सज़ा अगर उस मैटर्स में देखी जाए तो उसके अंदर 10 साल की सज़ा को इनफ माना गया, और अगरचे वो रेप का ही मामला होता तो उसके लिए सज़ाएं हमारे यहाँ बहुत सख्त कर दी गई हैं पहले के मुकाबले, और अगरचे वो रेप का मामला नहीं है, आपसी रजामंदी से हुआ और उसके अंदर कहीं कोई झूठा वादा शामिल था, तो उसके तहत इस तरह के मामलात में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 10 साल मुकर्रर की गई। और उसके अलावा जुर्माना और मुआवजा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं प्राची से समझने की कोशिश करूँगा। प्राची जी, क्या जुर्माना अगर हम देखें या किसी तरह का कोई कंपनसेशन का भी इसके अंदर इंतज़ाम किया गया है? कॉम्पनसेशंस मोस्टली कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना दिया जाएगा। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा केस अभी आया था, जस्टिस पारदीवाला का ही उसमें जजमेंट था। उसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उसमें एक फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज का था केस। तो जो जज बोलते हैं कि आप दोनों पुलिस ऑफिसर हैं, आप दोनों को लॉ पता है। उसके बाद वो औरत लेडी डीएसपी मांग रही होती है 5 करोड़ रुपए। तो जज कहते हैं कि 5 करोड़ आप कैसे मांग रहे हैं, और उस आदमी की जो दूसरे पुलिस ऑफिसर हैं उनकी शादी हो रखी होती है, उनके 2 बच्चे होते हैं। कहते हैं मैं नहीं दे सकता ये पैसा, इतना मुआवजा कम दे सकता हूँ मगर नहीं दे सकता। मगर उसमें मुआवजा फिर नहीं सेटल हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा जब आप दोनों लोगों को लॉ पता है और फिर आप कोर्ट में इस तरह के केस में आ रहे हैं ये कह के फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी है, तो ये गलत है, सबके लिए ये गलत है, एक बहुत ही रॉन्ग एग्जाम्पल सेट होगा। तो हाँ, मुआवजा मांगते हैं, बहुत से केसेस हम लोगों के पास आते हैं जहाँ पे मुआवजा मांगा जा रहा है, बट डैमेज डिपेंड्स अपॉन कि कितना लंबा रिलेशनशिप चला, क्या क्या उसमें नुकसान हो चुका, तो उसके बेसिस पे मुआवजा सेट होता है। क्या शांतनु जी, वाकई एक लड़की मुआवजा मांग सकती है और वो मुआवजा फिर अदालत की तरफ से ग्रांट भी होता है, दिया भी जाता है? मैं इस पर भी चाहूँगा आप रोशनी डालें ताकि लोग ये जान सकें कि इस जिस दफ़ा की हम 69 की बात कर रहे हैं सेक्शन की, उसके तहत मुआवजे का भी इंतज़ाम। देखिए नमा जी, मुआवजे का इंतज़ाम बाय वे ऑफ फाइन है, 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद फाइन है। फ़ाइन का क्वांटम जो है कोर्ट डिसाइड करती है कि फ़ाइन का क्वांटम कितना रखा जाएगा। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस होती है, एज ऑफ पार्टीज़ होती है, किस कंडीशन में थे जब ये ऑफेंस हुआ, क्या उनका सोशल स्टेटस है, उसके हिसाब से जनरली फ़ाइन तय किया जाता है। ऐसे ऑफेंसेस में जनरली फ़ाइन जो है विक्टिम को दिया भी जाता है, ये भी बात सही है, बट क्वांटम वेरीज ऑन वेरियस थिंग्स। बट मैं एक चीज़ और नोमान जी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। रिसेंटली मैं देख रहा था एनसीआरबी ने अभी रिसेंटली एक सर्वे किया है, और एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से दिल्ली में स्पेशली जी कन्विक्शन रेट रेप के ऑफेंसेस में इंक्लूडिंग 69 बीएनएस हालांकि अभी इंक्लूड हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें कोई कन्विक्शन हुई होगी। 24% कन्विक्शन रेट है सिर्फ रेप के ऑफेंसेस में। 60% केसेस सेटल हो रहे हैं चार्ज फ्रेम होने से पहले। तो इसका मतलब ये है
कि कहीं ना कहीं वो जो 60 मुकदमे थे आउट ऑफ 100, जी उनमें से FIR वाज अ फॉल आउट ऑफ अ बिटर ब्रेकअप। जी 24% कन्विक्शन रेट है, वो भी तब जहां पे कि प्रोसिक्यूट्रिक्स के स्टेटमेंट को गॉस्पेल ट्रूथ की तरह ट्रीट किया जाता है, और उसको जो है डिसलॉज कर पाना, उस बर्डन को डिसलॉज कर पाना ट्रायल में बहुत ही मुश्किल सौदा है। उसके बावजूद भी सिर्फ 24% मुकदमों में कन्विक्शन हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी परसेंटेज है, अप्रॉक्सीमेटली 76% केसेस, दे डजंट सीम्स टू बी जेन्युइन। अच्छा, इसको जेन्युइननेस पर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ शांतनु जी ये भी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो मीडिएशन का कॉन्सेप्ट है हमारी अदालतों के अंदर जो आया, वो भी कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? नोमान जी, मीडिएशन का कॉन्सेप्ट क्रिमिनल मैटर्स में नहीं होता। अच्छा, यहाँ कोई मीडिएशन नहीं है या सिर्फ सेटलमेंट है? कोई सेटलमेंट नहीं होती। तो किस तरह से ये जो मामले सेटल, आपने कहा कि 60% हो रहे हैं, वो किस तरह से सेटल हो जाए? देखिए, सेटलमेंट ऐसे होती है कि जहां पार्टीज आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेती हैं और दोनों ही पार्टी जॉइंटली क्वॉशिंग की जो है पिटीशन फाइल करती हैं। हमको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब तक प्रोसिक्यूटर ट्रायल में जाके अपने स्टेटमेंट पर न बरकरार रहे, तब तक कन्विक्शन होना संभव नहीं है। यानी इस तरह के जो मामला अभी भी अदालतों में चल रहे हैं, अगरचे वो दोनों या एक पार्टी भी ये समझती है कि शायद सामने वाला भी किसी तरीके से किसी मामले पर सेटलमेंट पर आ जाए, तो उनके लिए क्या तरीका है एक वकील के तौर पर आप कैसे बताना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि दोनों ही पार्टी जो हैं वो एक जॉइंट स्टेटमेंट के साथ वो जाएंगी अदालत में। देखिए नोमान जी, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टीज FIR करने के बाद किसी भी तरीके से कोई मैटर सेटल करें। आपको एज ए सिटीज़न एक चीज़ को पे ध्यान रखना होगा, FIR एक एक्सट्रीम स्टेप है जहाँ पे हो सकता है कि आपके FIR कराते ही अक्यूज़ड को जो है जेल के अंदर भी जाना पड़ सकता है। उन केसेस में अगर आप अपने दिए हुए 164 के बयान से, क्योंकि जनरली रेप के ऑफेंसेस में 164 का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने 24 से 72 घंटे के अंदर रिकॉर्ड करा दिया जाता है, यदि आप उससे मुकर रहे हैं तो आपको हो सकता है उसके जो है नाकुल परिणाम भी भुगतने पड़े, क्योंकि वो पर्जरी की कैटेगरी में भी फॉल करता है। तो इसलिए ये ना समझे कि आपने FIR करा दी और उसके बाद आपने सेटल कर दिया तो उसका कोई फॉल आउट नहीं हो सकता। कोर्ट जनरली इन मैटर्स में एक लीनियंट व्यू अपनाती है, वो बात अब बिल्कुल दूसरी है। कोर्ट जनरली जहां पार्टीज ऐसे केसेस में, क्योंकि कोर्ट्स भी समझ रही हैं कि FIR किस पर्पज से हुई थी और वो क्यों सेटल हो गई। अगर केस जेन्युइन है और किसी के साथ जेन्युइनली रेप हुआ है तो मुझे नहीं लगता कोई भी कभी उस ऑफेंस को सेटल करेगा। और जहां बात सेटलमेंट की आ गई वहां इसका मतलब है कि FIR जेन्युइन नहीं थी। और एज ए डिफेंस लॉयर मैं यही जो है पोर्ट्रे करने की कोशिश करूंगा कि जहां 376 के या 69 के या 63 के मुकदमे में सेटलमेंट की बात हो रही है, वहां कोर्ट को स्वयं ही वो मुकदमा निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो जेन्युइन केस नहीं है। तो हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि यहाँ सेटलमेंट का कोई कंसेप्ट किसी भी तरीके से कोई प्रमोट नहीं करता, बट कोर्ट एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेती है, जहाँ पे कि एक लेडी की भी एक प्रेस्टीज का इशू बन जाता है 376 या 69 का मुकदमा, और एक मेल पर्सन को भी एक ट्रॉमा से गुजरना पड़ सकता है ट्रायल के। इसलिए कोर्ट सिर्फ लीनियंट व्यू लेके वो कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट कर लेती हैं। अदरवाइज रिसेंटली कुछ हाई कोर्ट्स ने ये भी व्यू लिया था कि जहां पार्टीज ने सेटल भी कर लिया है और अगर वो हीनियस ऑफेंस है, जैसे 376 रेप, डेकॉइटी, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, वहां पे अगर पार्टीज ने सेटल भी कर लिया तो भी मुकदमा निरस्त नहीं होगा, मुकदमा चलेगा। हो सकता है प्रोसिक्यूटर हॉस्टाइल हो जाए अपने उसमें, बट बाकी के जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उसे 376 के ऑफेंस को स्टिल मेड आउट कराया जा सकता है। बट अब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लेके इसको खत्म करने की तरफ कोर्ट्स चल पड़ी हैं, ताकि अगरचे कहीं कुछ देखा जाए तो मामला हल हो सकता है, तो उसको करने की कोशिश की जाती है। और अभी इसके अंदर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमने बहुत तेज़ी से लिव इन के मामला हमने देखने शुरू करे और उसके बाद इस तरह के मामला भी सामने आए कि जहाँ लिव इन के बाद या उसमें रहते हुए इस तरह के इल्ज़ामात लड़कों पर लगे और फिर ये मामले अदालत की तरफ पहुँचे। उस पर भी हम अपने दोनों ही मेहमानों से ओपिनियन लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कैसे मामलात में कैसे उनका निपटारा हो और किस तरह से उनको हल किया जाए। लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वक्फे के बाद इसी मौजू पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC ST, HIV AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। और आज हम बात कर रहे हैं शादी के वादे की। वादा अगर शादी का झूठा हो तो फिर इस तरह के मामलात में अब कानूनी तौर पर सज़ा का इंतज़ाम भी है। वादा तेरा वादा, लेकिन वादे पे तेरे मारा गया, कहीं ऐसा ना हो। तो उस पर हमने आज बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि इस तरह के मामलात जब सामने आते हैं तो कानूनी चाराजोई के लिए किस तरह के इंतज़ामात हमारे पूरे लीगल सिस्टम में मौजूद हैं। इसी मौजू पर आज हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं। उनके सवालों को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सवाल लेकर के आज के इस प्रोग्राम में आए हैं। क्या नाम है आपका और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा नाम रतन है और मेरा सवाल सर से है। सर ने बोला था कि अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते हुए कोई फॉल्स प्रॉमिस करता है, तो मेरा क्वेश्चन है सर, अगर लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में रहते हुए कोई आदमी दूसरे औरत के साथ भी इंटीमेसी क्रिएट करता है और विक्टिम से भी फॉल्स फैमिली का एक्सक्यूज़ देते हुए रहता है, तो वो क्या पॉइंट होगा सर कि जब लवर का एक झूठ हीनियस क्राइम में बदल जाता है? जी शांतनु जी, आपसे सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल है। सेक्शन 69 का ये प्री कंडीशन है कि जो फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज है वो फ्रॉम द इंसेप्शन होना चाहिए। स्टार्टिंग में जेन्युइन रीजन से और बाद में इंटेंशंस ख़राब हो गई। दिस इज स्टिल टू बी इंटरप्रेटेड इफ़ आई कैन पुट इट दैट वे। बट अगर आपकी नीयत स्टार्टिंग से ख़राब है तब आप ऑब्वियसली 69 के ब्रैकेट में फॉल इन करेंगे। बट अगर आपकी नीयत स्टार्टिंग से ये नहीं है कि मैं झूठा वादा करके जिस्मानी संबंध बनाऊं, तो जो है आप शायद इनके क्लचेस से बाहर हो सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी आपका क्या नाम है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक है। मेरा सवाल आप दोनों से है कि आजकल फेल्ड रिलेशनशिप के बाद फॉल्स केसेस का चलन बढ़ता जा रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे जुडिशियल सेफगार्ड्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उन फॉल्स केसेस से मेंटल हैरेसमेंट से बचा जा सके? जी बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले प्राची जी से इस पर ओपिनियन लेना चाहूँगा कि किस तरह से ये लिव इन कल्चर के बाद ये सामने आ रहे हैं और किस तरह से हम सेफगार्ड्स की जिसे उन्होंने बात की तो कैसे बच सकते हैं? सेफगार्ड्स मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। आई एम हियरिंग सेफगार्ड्स क्या हो सकते हैं अगर लिव इन रिलेशनशिप फेल हो गया। लिव इन रिलेशनशिप फेल हो गया तो ऑफ कोर्स हम ये देखते हैं कि एक जिल्टेड इंसान ही जाएगा कोर्ट में उसको गलत तरह से प्रोड्यूस करने के लिए। इनफैक्ट आई हैव कम अक्रॉस केसेस जहाँ पे ऐसा मैंने देखा है कि फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी भी नहीं था, साथ में रह रहे थे, ये भी नहीं सोचा था कि शादी करनी है कि नहीं करनी है, और रिलेशनशिप फेल हो गया, FIR हो गई रजिस्टर, और उसके बाद में FIR विड्रॉ भी हो गई जब केस चला गया क्वॉशिंग वगैरह के लेवल तक। तो इसमें सेफगार्ड एग्जैक्टली नहीं होता, मगर कुछ चीज़ें जो इंसान सोचते हैं कि आज भी अगर कोई इंसान किसी भी रिलेशनशिप में है, क्योंकि हम इतने केसेस वो भी देखते हैं जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में है और एक पार्टनर ने दूसरे को मार दिया, तो हम हर तरह के जो सीरियस ऑफेंसेस देख रहे हैं उसमें शादी करने से पहले या लिव इन रिलेशनशिप में भी दूसरे के ऊपर एक तरह से आई वुड नॉट से कि डिटेक्टिव लगा दें, मगर डिटेक्टिव लगा दें, PI लगा दें तो बहुत अच्छा है। अपने चैट्स का प्लीज़ डेटा रखें, क्योंकि अगर कभी रिलेशनशिप फेल हो गया तो वो कोर्ट में प्रोड्यूस करने के काफ़ी काम आती है। इस तरह से सोशल मीडिया वगैरह का भी मतलब सेफगार्ड एग्जैक्टली ये नहीं हो सकते कि मैं रहूँ तो अच्छा, किसी के साथ भी रह रहे हो तो प्लीज़ सचेत रहें, ऐसे रहें कि दूसरा बंदा आपको मार न दे। आजकल की ज़माना बदल गया है, ज़माना ख़तरनाक भी है औरतों आदमी दोनों के लिए। बट ऑल्सो एविडेंस भी बचा के रखें, वो डिजिटल एविडेंसेस हों, जितने भी हों बचा के रखें अपने, और पार्टनर के भी बैंक रिकॉर्ड्स हुए, व्हाट्सएप चैट्स हुई, सोशल मीडिया के एविडेंसेस हुए, डिजिटल फुटप्रिंट्स हुए, ऑल ऑफ दैट अगर रिलेशनशिप स्टार हो जाता है, कोई फॉल्स केस लगता है तो काम आते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं प्राची जी, भरोसा भी और जासूसी भी? बिल्कुल, मैं तो सबसे कहूँगी, एंड इनफैक्ट मैं तो लोग से बोलती भी हूँ शादी करने से पहले भी प्लीज़, जैसे कि कंपनी आपके ऊपर बंदे को हायर करने से पहले थोड़े से इन्वेस्टिगेशन करती, शादी से पहले कर लीजिए। शादी बाद में खराब होने से अच्छा है कि पहले करें। जी शांतनु जी क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं आपसे भी ओपिनियन लेना चाहूंगा कि कितना इन्होंने एक सवाल के अंदर ही एक ऐसा टर्म जो सेफगार्ड्स इन्होंने यूज कर दिए कि किस तरह के सेफगार्ड्स हो सकते हैं इस तरह के मामलात में, और कैसे सामने वाले को जानना और परखना जो है वो जरूरी है। देखिए नोमान जी, सबसे पहले सावधानी में सुरक्षा है। हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमें अपने जो है प्रोज एंड कॉन्स, हमारे लाइफ में क्या हमारे लिए बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, इसके बारे में हमसे बेटर एनालिसिस कोई और नहीं कर सकता है। देखिए जहाँ तक बात फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे रेप की है या लिव इन रिलेशनशिप की है, ये देखिए सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं।
आप किसी को जानते हैं और आप उसके साथ फिजिकल रिलेशंस इस्टेब्लिश कर रहे हैं शादी के पहले, तो उसके अपने प्लस एंड माइनस हो सकते हैं। उसका माइनस ये है कि वो वादा झूठा निकल सकता है, उसके प्लस ये हैं कि आप जो है एक बेटर स्टडी फ्यूचर की ओर देख सकते हैं विदाउट बीइंग इन अ फॉर्मल रिलेशनशिप। आप उसको जैसे भी पुट इन करना चाहें। लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट अभी हमारे कल्चर में पहले नहीं था, ये अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों से डेवलप हो रहा है और इसको लीगल रिकग्निशन टू सम एक्सटेंट दिया जा रहा है। बट देखिए, लिव इन रिलेशनशिप्स के जैसा मैंने कहा अपने ड्रॉबैक्स हैं, मैरिज के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, आप जैसे भी उसको पुट इन करना चाहें। बट जहाँ तक हमारी बात रेप ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज की है, तो देखिए ये हमें अपनी जो है चेतना और अपनी समझ से इस बात को समझना होगा कि प्रॉमिस है शादी का, शादी तो नहीं हुई है। तो उस संदर्भ में अगर आप किसी के साथ जिस्मानी संबंध बना रहे हैं तो वो आप अपने रिस्क पे बना रहे हैं। और आप अगर ये सोचें कि कानून या एक पुलिस वाला आपके हर टाइम आपके जो है पीछे पीछे आपके जो है राइट्स की रक्षा में तैनात रहेगा, तो वो संभव नहीं है। नहीं, सबसे पहले अपने अलर्ट रहने की और अपने सेफ रहने के लिए अपने तौर से आपको कोशिश करनी होगी। आप दोनों के पास ही इस तरह के केसेस आते हैं। सबसे पहले प्राची जी से जानने की कोशिश करूंगा, लड़कियां कहाँ गलती कर रही हैं? इस तरह के मामला जब सामने आते हैं, कहाँ उनसे गलती हो रही है? ऑनेस्टली एज अ वुमन आई वुड से बहुत इमोशनल होते हैं, तुरंत ट्रस्ट कर लेते हैं और ट्रस्ट कर लेते हैं तो वो अपनी सावधानी ख़त्म कर देते हैं। ये मैंने देखा है। और एंड मैं ये नहीं सिर्फ बोल रही हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में, प्रॉमिस टू मैरी में, इनफैक्ट उससे ज़्यादा मैं केसेस देख रही हूँ फॉल्स प्रॉमिस टू फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन। मतलब मैं हैरान हूँ, जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो काम कर रही हैं, अच्छे ओहदे पे काम कर रही हैं, वो भी बाद में उनके साथ ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में आ गए, उसके बाद वो पॉश की कंप्लेन करेंगी, पॉश की कंप्लेन रिजॉल्व हो जाएगी कंपनी में, तो उसके बाद जाके एफआईआर करेंगे 69 के अंदर। तो इमोशनल फूल जो बन जाते हैं या ये सोचते हैं कि अच्छा फिज़िकल रिलेशनशिप से मैं जल्दी प्रमोशन पा जाऊँगी, ये इन तरह की गलतियाँ औरतें बहुत कर रही हैं जल्दी आगे बढ़ने के लिए या जल्दी ट्रस्ट करके आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। एंड मैं फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी वाला तो अलग करके मैं ये बस इस बारे में बोलना चाह रही हूँ, बिकॉज वी वांट कि विमेन आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो, मगर थोड़ा सही रास्ते से दिमाग इस्तेमाल करके। क्योंकि जब हम ये केसेस ज़्यादा लाएंगे और जब ये हाईलाइट होने लगेगा आज से 5 साल बाद कि फॉल्स प्रॉमिस टू गेट अ प्रमोशन या एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ने के लिए, तो वो एक तरह से औरतों पे ही बैकफायर करेगा, उनकी रेपुटेशन इन जनरल पे करेगा, और जो हम फेमिनिस्ट बनना चाहते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यानी इस चीज़ का ख्याल रखना जो है वो ख़वातीन के लिए, वीमेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो किसी भी तरह के इमोशंस के अंदर बह ना जाएं और बहुत सोच समझ करके और बहुत ज़्यादा सामने वाले को परखने के बाद ही किसी भी तरह के मामलात में आगे बढ़ें। शांतनु जी, ये तो बात हुई कि लड़कियां कहाँ गलती करती हैं। हमने ये भी जाना कि इसके अंदर बहुत सारे मामलात ऐसे भी हैं जहाँ लड़कों को फंसाया गया है। लड़के कहाँ गलती कर रहे हैं इस तरह के मामलात में? देखिए नोमान जी, मेरा मानना है लड़कों को सही गाइडेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। उनको ये बात समझनी होगी कि अपोजिट सेक्स फीमेल एक रिस्पेक्टेबल और एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी सोसाइटी का। बहुत खूब। उनको एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि वो हमसे इन्फीरियर हैं, हमसे लोअर पोजीशन पे हैं, हमारा हो सकता है उनके ऊपर कहीं, जनरली आप देखेंगे कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अब तो हालांकि रिजर्वेशंस वगैरह दी जा रही हैं, बट लेडीज़ उतनी फॉरवर्ड पोजीशंस पे नहीं है, वो थोड़ा सा जो है उनको इतना एक्टिव रोल नहीं दिया जाता है। तो हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो किसी मामले में हमसे इन्फीरियर है। मौका नहीं मिल रहा है, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रही हैं। बट हमें ये समझना होगा दे आर नॉट एन ऑब्जेक्ट, दे आर ह्यूमन बींग एंड दे डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। डिग्निटी और रिस्पेक्ट दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें हमारी सोसाइटी में लड़कों को समझाना और इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। इनको समझाना और बताना बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस के लिए ही आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क की जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, वो जान सकें कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए किस तरह के कानून मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले उनके अपने अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और हमारी अदालतों ने भी इस बात को, जब इस तरह के मामले अदालतों में पहुँचते हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से वाज़ेह किया है कि किस तरह से ख़वातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अगर हम शांतनु जी और प्राची जी, आप दोनों से ही मैं चाहूँगा कि हमारी अदालतों ने इस तरह के मामलात में क्या रुख अपनाया है
मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें ताकि हम इस चीज़ को भी समझ सकें कि इसके ऊपर किस तरह से क्लियर हुई हैं चीज़ें, किस तरह से वजाहत दी है हमारी अदालतों ने। शांतनु जी। देखिए नमान जी, दो चीज़ें हैं। जहाँ तक बात करें हम ऑफेंसेस रेप की, फॉल्स प्रोटेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डिनरली सिंपल रेप की, उनको हमारी कोर्ट्स बहुत हीनियस कैटेगरी में, हीनियस क्राइम की कैटेगरी में रखती हैं। इन ऑफेंसेस में जनरली बेल नहीं जल्दी ग्रांट की जाती। रेप हो गया, सॉडमी हो गया, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन हो गया, वुमेन से रिलेटेड जितने भी क्राइम हैं उनको बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है और कोर्ट्स बहुत सीरियस लेती हैं। बट जहाँ पे बात फॉल्स प्रोटेक्ट ऑफ मैरिज की आती है, पिछले 2 दशकों में कोर्ट्स का रुख बहुत ज़्यादा बदला है। कोर्ट्स ने इस बात को रियलाइज़ किया है कि जो ऑर्डिनरी 376 या हम बात करें 63 में जो प्रोटेक्शन दिया जाता है एक विक्टिम को या प्रोसिक्यूट्रिक्स को, उसका फॉल्स प्रोटेक्ट ऑफ प्रॉमिस के केसेस में जनरली मिसयूज़ ही देखने को मिला है कोर्ट में, जैसे कि मैंने आपको अभी डेटा बताया है एनसीआरबी का। इससे देखिए 2 चीज़ें स्पष्ट हैं। जस्ट बिकॉज उसको हीनियस हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आपने डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अक्यूज्ड के राइट खत्म हो गए। 164 में जो प्रोसिक्यूट्रिक्स का स्टेटमेंट है, इट कैन सोनली फॉर्म बेसिस फॉर कन्विक्शन, ये सेटल्ड लॉ है। बट इस सेटल्ड लॉ का मतलब ये नहीं है कि हर रेप के ऑफेंस में आप उठा के जो अक्यूज्ड को अंदर ही बंद कर दें, स्पेशली फॉल्स प्रोटेक्ट ऑफ मैरिज के केसेस में, जहाँ पे कि जनरली एलिगेशंस कुछ इस तरह के होते हैं जहाँ से कि ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि दोनों पार्टीज एडल्ट हैं, एक कंसेंटिंग रिलेशन में हैं, और उस कंसेंटिंग रिलेशन में एक पढ़ी लिखी लड़की का बेवकूफ़ बना लेना या एक शादीशुदा औरत को ये झांसा देना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, या एक लेडी जो ऑलरेडी जिसके बच्चे हैं उसको ये झांसा देना कि मैं तुमसे शादी करूंगा और फिर ऐसा ऑफेंस बनाना, ये थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं आप अगर उसको ऑर्डिनरी प्रूडेंस की यार्डस्टिक पे अगर डिटरमाइन करने की कोशिश करें तो कोर्ट्स भी शायद समझने लगी हैं कि एटलीस्ट बेल तो दे देनी चाहिए, ट्रायल का आउटकम जो भी होगा वो देखा जाएगा। जी, अब ये इस तरह के मामले प्राची जी आपके पास भी आते हैं। मैं चाहूँगा हमारी अदालतों का जो रुख रहा है अभी तक के इन मामलात में, आपके नज़रिए से, आपके तजुर्बे से, वो क्या रहा है? सी एज वी ऑल नो कि यहाँ तक आने के लिए बहुत से केसेस थे, सर ने भी डिस्कस किया, जिसके बाद ये लॉ बना है। हमें सबको पता है कि जब भी एक तरह के केसेस जब ज़्यादा आने लगते हैं तो लॉ चेंज होता है। तो लिव इन रिलेशनशिप के भी केसेस ज़्यादा आने लगे थे, फॉल्स रेप केसेस भी ज़्यादा आने लगे थे, और सर ने भी बोला प्रोसिक्यूट्रिक्स को प्रोटेक्ट करा जा रहा था। मगर उसमें हम ये भी देख रहे थे कि बहुत बार ऐसा होता था कि केस चल रहा है, एंटिसिपेटरी बेल तक रिजेक्ट हो जा रही थी, बंदा डरा रहता था। तो जो ये एक फॉल्स प्रेशर जो आदमियों के ऊपर बनाया जा रहा था, उसको भी हटाने के लिए एक ये केस लाया, एज सर हैज़ ऑल्सो सेड कि एक एक्सेप्शन है, इसमें एक सज़ा भी कम है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है बट सज़ा भी कम है, सब कुछ है इस तरह का। बट हमने ये भी देखा है कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे अब इसमें समन इशू कर दिए जाते हैं, जो उसके बाद फिर हम बोलते हैं, फिर हम जाएंगे सेशंस में, फिर हम एक ऑर्डर लेके आएंगे कि प्लीज़ प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे समन नहीं इशू करें। तो इस तरह का इसको पेचीदा बनाने की बार बार कोशिश चलती रहती है, और वो ऑफकोर्स वकील लोग ही पेचीदा बनाते हैं प्रोसिक्यूट्रिक्स को बचाने के लिए या किसी तरह से। मगर हम ये देख रहे हैं कि ये एक प्रेशर बिल्ड कर रहा है आदमियों पे अभी भी, और उससे मेंटल हरासमेंट हो रहा है, उससे एक्सटॉर्शन भी हो रहा है। वो कोर्ट के थ्रू नहीं है पर वो बाहर हो रहा है, जिसके बाद केसेस सेटल हो रहे हैं। तो एक जो राइट मिला है मैक्सिमम औरतों को सेफगार्ड करने के लिए, उसका मिसयूज़ होना शुरू हो चुका है। और ये अक्सर हमने देखा है कि अक्सर क़वानीन के साथ ऐसा होता है। क़वानीन को लाने का मकसद सीधा और वाज़ेह होता है कि कहीं भी किसी के साथ अगर ज़्यादती हो रही है तो उसको सेव किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन अगर कहीं कुछ मिसयूज़ होता है तो हमारी अदालतें इस मामले के अंदर वजाहत के लिए बैठी हुई हैं कि कहीं किसी के साथ किसी कानून का मिसयूज़ ना हो और सभी को इंसाफ मिले। हमने आज की इस पेशकश में इस अहम मौजू पर गुफ्तगू की, जिसके तहत ख़वातीन को कहीं ना कहीं हिरासानी का शिकार होना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल हो रहा था, और हमने सेक्शन 69 के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाया कि उनके साथ कोई भी किसी तरह का झूठा वादा करके उनका इस्तेमाल ना कर सके। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के इस मौजू पर अपने तजुर्बे से रोशनी डाली, और हमारे साथ जो आज स्टूडेंट जुड़े उनका भी बहुत शुक्रिया सवालात के लिए, और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को मोहब्बत से नवाजने के लिए। इसी के साथ आज की इस पेशकश को हम यहीं मुकम्मल करते हैं, फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदा।